बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम। एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एमडी कैट और ई कैट, ये एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। तो बच्चों, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। ये तो आपने 9th फिजिक्स में भी पढ़ा है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जिसमें आपने दो कंडीशंस इक्विलिब्रियम की पढ़ी हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने क्या पढ़ा था? When the algebraic sum of all the forces acting on the body is equal to 0, it is called first condition of equilibrium। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने क्या स्टडी की थी 9th फिजिक्स में? When the algebraic sum of all the torques acting on the body is equal to 0, it's called second condition of equilibrium। फिर आपने ये कहा था कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। बट बच्चों, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। आइए जी, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखें जी, आप एक रोप पे खड़े हैं, आप एक रस्सी पे खड़े हैं और आप हिल रहे हैं इस तरह। इसका मतलब है कुछ फोर्सेस आपको गिराना चाहती हैं और कुछ फोर्सेस आपको बचाना चाहती हैं। कुछ फोर्सेस आपकी सपोर्ट में काम कर रही हैं और कुछ अपोजिशन में काम कर रही हैं। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो फिर इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन बनी? व्हेन सपोर्टिंग फोर्सेस and opposing forces are balanced each other, the body is said to be in equilibrium। ये तो बच्चों इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम कहते हैं किसे हैं? अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना क्यों चाहता है? देखिए बच्चों, जब इक्विलिब्रियम आता है तो स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, जब स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी कम होती है। जब इक्विलिब्रियम पे सिस्टम आता है ना, तो उस वक्त हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल है। उस वक्त वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी पे होता है, डेल एच उसकी कम होती है। और जितनी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का बच्चों क्या बना? इनवर्स रिलेशन बना। इज इट क्लियर? तो एक बात तो ये हमने की, इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। दूसरी बात ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्यों आना चाहता है? जब इक्विलिब्रियम में सिस्टम आता है, स्टेबिलिटी आ जाती है जी, एनर्जी कम हो जाती है। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है जी? ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, इक्विलिब्रियम के काफी टाइप्स हैं। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होता है। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है, मॉलिक्यूल्स इन मोशन, इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। लेकिन मैंने यहां पर बच्चों दो मेजर टाइप्स इसके लिखी हैं। चेक कीजिए, यहां से आप गौर से देखें कि ये यहां से आप देखें इक्विलिब्रियम और यहां एरो, और ये टाइप्स मैंने लिखी हैं। दो मेजर टाइप्स बच्चों मैंने लिखी हैं। एक पीई मैंने लिखा है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको आप हीट करें, वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती है। आइस का मेल्ट होकर वाटर में चेंज होना मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब उस लिक्विड वाटर को अगर आप फ्रीज करें तो दोबारा वो आइस में चेंज हो जाता है। अब केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला तो चेंज ही नहीं हुआ। वाटर का भी H2O फार्मूला है और आइस का भी H2O फार्मूला है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो मैंने इक्विलिब्रियम की टाइप्स, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम की टाइप्स लिखी हैं। कितनी? दो टाइप्स हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम की मैंने एग्जांपल दे दी है आपको। दूसरी क्या है बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरी इसकी जो है टाइप्स जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से ही जाहिर है कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बच्चों दो टाइप्स मैंने आगे लिखी हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम एंड मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम एंड मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, नाम से ही जाहिर है आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस बनेंगे, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे आयंस नहीं बनेंगे। अभी आते हैं यहाँ पर आयनिक और मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम जो है ये एमसीक्यूज फॉर्म में हम फ्लैट करेंगे। तो मैंने इक्विलिब्रियम की टाइप्स मेजर दो लिखी हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर एंड लिक्विड इनटू आइस, ये मैंने एग्जांपल दी है जी फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के मतलब बताया कि केमिकल रिएक्शन होगा और फिर इक्विलिब्रियम जो आएगा उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेगी। इसकी भी दो टाइप्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, आयनिक इक्विलिब्रियम और मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, इस पे भी हम बात करते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन की बात चलने के लिए है तो बच्चों पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, ये बात अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इररिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट कभी वापस रिएक्टेंट में नहीं आते, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आते हैं, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए बच्चों, मेरा पहला एमसीक्यू है, मैंने चार ऑप्शन दिए हैं, अल्फा ZN CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, ZnSO4 प्लस Cu बनता है। बीटा मैंने क्या करा दी है, इसके CH3COOH, ये एसिड है, एस्टिक एसिड, इसकी आयनाइजेशन आयंस में चेंज कर दिया है जी, H पॉजिटिव बना, साथ CH3COO नेगेटिव, चार्ली है N2 प्लस H2, इट गिव्स NH3 अमोनिया बनता है, डेल्टा है जी SO2 प्लस O2, इट गिव्स 2SO3। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चार ऑप्शन हैं, इनमें इररिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है, तो बच्चों अल्फा इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, मैंने तो बताया है आपको कि इररिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट तो बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस नहीं आते। ठीक है, और ये जो बीटा और चार्ली और डेल्टा है ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन है, बीटा चार्ली और डेल्टा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है जी। ठीक है जी, बताया है आपको कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जाते हैं और प्रोडक्ट वापस किस में आते हैं बच्चों, रिएक्टेंट में भी आते हैं। ठीक है जी, और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना बच्चों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम की टर्मिनोलॉजी यूज होती, रिवर्सिबल रिएक्शन पे हम ये यूज करते हैं। तो बच्चों ये पहला अल्फा इररिवर्सिबल रिएक्शन है, बीटा चार्ली और डेल्टा क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब है बीटा चार्ली और डेल्टा जो है ये जो रिएक्शन है जहां इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, स्टेबलिश होगा। कैसे होगा बच्चों, ये भी सुन ले जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं और प्रोडक्ट वापस आते हैं रिएक्टेंट में, रिवर्सिबल होता ही यही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में जाने की जो स्पीड है वही स्पीड प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में वापस आने की जब ये बराबर हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो बीटा चार्ली और डेल्टा जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इन तीनों रिएक्शन में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बच्चों आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। अब यहीं से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, देखना एमसीक्यू एक है, क्वेश्चन कितने बनाते हैं यहां से। पहला इसमें ये था कि मैंने बोला है इररिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा था, अल्फा इररिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा सुनिए जी, मैंने नेक्स्ट बोला है ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसकी दो टाइप्स हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है जी, इररिवर्सिबल रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है जी। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है कि इनमें से आयनिक इक्विलिब्रियम कौन सा है। अरे सर, जहां आयंस बन रहे हैं बीटा में चेक कर ले, H पॉजिटिव और एसिटेट आयंस बन रहे हैं नहीं बन रहे,
आप कहेंगे सर इधर तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अरे इधर तो आयंस हैं H पॉजिटिव और एसिटेट आयन, तो इट्स अ आयनिक इक्विलिब्रियम। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम की कौन सी एग्जांपल है सर? चार्ली और डेल्टा, ये दोनों मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है। क्यों? N2H2 गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 ये भी गैस है तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। SO2 + O2 ये गैसेस हैं, SO3 भी गैस है, ये भी क्या है बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं। अब मैं कह रहा हूं यहां पर होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। होमोजेनियस क्या होते हैं बच्चों? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो। गैस 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 सर, ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है। देखो नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। SO2 गैस, O2 गैस, SO3 गैस, ये भी होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। अब एक और क्वेश्चन बोलना चाहता हूं, फिर हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया किसे कहते हैं? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम तो ये होता है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम तो ये होता है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो। हेटेरोजेनियस क्या होता है? उसमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल आप आयरन को वाटर के साथ मिलाएं जी, H2O के साथ मिलाएं एट हाई टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस H2 बनता है। अब आयरन सॉलिड है, H2O आपके सामने लिक्विड चल रहा होता है और Fe3O4 फिर आगे सॉलिड है प्रोडक्ट में और H2 गैस है, तो ये तो फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो ये बच्चों क्या होता है? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया। तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया दोनों है। ठीक है। और जो आपको एग्जांपल दी है आयरन प्लस H2O एट हाई टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, Fe3O4 बनता है और साथ क्या बनता है? H2। इट्स अ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में से एक एमसीक्यू और निकालते हैं जी। मैंने बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के मुताल्लिक कौन सी बात रॉन्ग है? अब याद कर लो, मैंने बता दिया है आपको कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी चेंज होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी। ठीक है जी। लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो चेंज होते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आते। क्वेश्चन ये है कि which of the following is incorrect about reversible and irreversible reaction। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए हैं अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। यहाँ मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, यहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है। चलिए जी, अल्फा ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी बात रॉन्ग है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के मुताल्लिक कौन सी बात क्या है बच्चों रॉन्ग है, वो हमने देखनी है। बोथ डायरेक्शन जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यस सर, आपके सामने नहीं बच्चों N2 + H2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट वापस आ रहे हैं, तो बोथ डायरेक्शन ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन ये वन डायरेक्शन में जाते हैं। यस, अभी देख लें, जिंक + CuSO4 जिंक सल्फेट बना, साथ क्या है बच्चों? Cu, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यस सर, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो वन डायरेक्शन में होते हैं, प्रोडक्ट वापस नहीं आते रिएक्टेंट में। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में तो बच्चों आपको पता है प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं रिएक्टेंट में। बीटा ऑप्शन है नेवर कंप्लीट। यस, रिवर्सिबल रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं होते। क्यों? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में, तो ये नेवर कंप्लीट। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, गोज टू कंप्लीशन। यस सर, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? अरे वो होते ही वन डायरेक्शन में है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, प्रोडक्ट वापस उन्होंने आना नहीं है, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन। यस, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। मैंने तो पहले ही बात बता दी है, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम आता है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन में। क्यों? इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों याद रख ले कि इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है केमिकल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने की जो स्पीड है वो बराबर हो जाए प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में आने की, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है।
यस, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है, यस बिल्कुल ठीक है। और नो इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में, जी बिल्कुल ठीक है, इधर कोई इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट तो वापस नहीं आते। ये देखिए ओपन सिस्टम, अरे रिवर्सिबल रिएक्शन ओपन सिस्टम में, ये तो अजीब सी बात है। रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर सिस्टम ओपन होगा तो प्रोडक्ट ऊपर चले जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। तो सिस्टम को क्लोज होना चाहिए। यहां बच्चों गौर से सुनने वाली बातें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा। एक होता है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, ये जो क्लोज सिस्टम होता है ना, क्लोज सिस्टम, इसमें एनर्जी की कन्वर्जन होती है, सिस्टम से बाहर एनर्जी जा सकती है लेकिन मैस नहीं जाती। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना बच्चों, इसमें ना ही एनर्जी जाती है अंदर से बाहर, ना ही मैस जाती है, ना ही एनर्जी जाती है, ना ही मैस जाती है। ये फर्क है आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में, ठीक हो गया बच्चों। तो ये इनकरेक्ट है जी, ये ओपन सिस्टम और ये क्लोज सिस्टम। नहीं सर, ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, ये रॉन्ग है, ठीक है जी। जहां क्या लिखना चाहिए, क्लोज सिस्टम। तो डेल्टा इज इनकरेक्ट ऑप्शन। जो डेल्टा है ये हमारे पास क्या चल रहा है जी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन चल रहा है जी। अच्छा बच्चों, अभी मैंने क्या बात की है कि इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इक्विलिब्रियम है वो सिस्टम क्यों आना चाहता है इक्विलिब्रियम में, जिस स्टेबिलिटी आती है। तीसरी बात ये है बच्चों की इक्विलिब्रियम आता कैसे है। मैंने कहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ, बी जो है वापस आया जी, ठीक है जी। तो एक वक्त ऐसा आता है बच्चों जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी। कि जब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में जाने की स्पीड बराबर हो जाती है किसके, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में आने की स्पीड के, उस वक्त क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम। ये सिंपल मैंने एक रिएक्शन दिया है और साथ मैंने इसकी केसी वैल्यू भी लिख दी है। आपको पता है प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं और जो रिएक्टेंट है वो नीचे लिखे जाते हैं। अब अहम बात मैंने बताया है, इक्विलिब्रियम कहते हैं किसे, इक्विलिब्रियम का फायदा क्या होता है सिस्टम को, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम आता कब है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब एक और बात करूंगा, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो उस वक्त क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जी, ठीक है जी। सवाल क्या मैंने किया कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आता है तो उस वक्त क्या होता है सिस्टम के साथ, होता क्या है उस वक्त, वो गौर से सुनिए जी। फॉर एग्जांपल बच्चों एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में चेंज हुआ, बी जो है वापस रिएक्टेंट ए में आया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम तो स्टेबलिश होगा, यस सर होगा। इसकी केसी याद रख ले, के फॉर कांस्टेंट, ठीक है जी। इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं जी। और ये जो केसी की वैल्यू होती है ना बच्चों, ये एट इक्विलिब्रियम लिखी जाती है। और एक होता है क्यूसी रिएक्शन कोशेंट, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, वो एट इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम के अलावा आप वो नोट करते हैं, वो भी रेशियो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। केसी भी रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, लेकिन केसी एट इक्विलिब्रियम नोट की जाती है, क्यूसी एट इक्विलिब्रियम नोट नहीं की जाती, ठीक है जी। तो ये मैंने केसी लिख दी है। अब एक अहम बात मैं बोलने जा रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम, बड़ी अहम बात है, मेजर पॉइंट अब मैं उठाऊंगा। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। आप बच्चों गौर से देखना, आपका जो 10th केमिस्ट्री है आपकी फर्स्ट चैप्टर में ये लाइन लिखी हुई है, जरूर देखना है आपने। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो रिएक्शन मिक्सचर होता है इसमें रिएक्टेंट भी आते हैं और इसमें प्रोडक्ट भी आते हैं। ये क्या बात उसने कर दी, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्शन मिक्सचर में बच्चों रिएक्टेंट भी आते हैं और प्रोडक्ट भी आते हैं। इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम आता है, एक तो इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। दूसरा जब इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट, मैं बार बार इस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूं, कांस्टेंट।
क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में होता है इक्वल, नहीं नहीं भाई कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन कांस्टेंट जरूर होती है। ये मैंने बात क्या कर दी है कि कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, और साथ में ये कह रहा हूं इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कांस्टेंट तो मस्त होती है, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आइए एक एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने एक बीकर बनाया है, ठीक है, बड़ा सा टब ले लें। अच्छा ये ऊपर से पानी आ रहा है बच्चों, इसमें अगर मैं इसको क्लोज कर दूं यहां पर तो धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर नहीं होता जाएगा इस बीकर में। यस अच्छा एक तो ऑप्शन मैंने ये दिया कि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है, धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर होता जा रहा है। अब मैं एक काम और करता हूं, अब मैं ये करता हूं बच्चों कि जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकालना भी मैं शुरू कर देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, समझाना चाहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैसे होती है ये समझाना चाहता हूं। जिस स्पीड से पानी आ रहा है अब उसी स्पीड से पानी जा रहा है, तो घर बैठ के ये एक्सपेरिमेंट करना कि अगर जिस स्पीड से पानी गिर रहा है इसमें उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है तो ये जो लेवल है ना वाटर का स्पीकर में वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये मतलब है कांस्टेंट का। अब एग्जांपल देखिए जी, मैं कहता हूं ए, अच्छा पॉइंट जीरो में रखना है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉइंट अब जेन में रखना है, कांस्टेंट समझा रहा हूं। देखिए बच्चों ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी ए में कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। अच्छा मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हाँ अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इसका मतलब है अब रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। ये क्या बात है, एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहे होते हैं और कांस्टेंट कैसे हो गई? मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम आ चुका है, रिएक्टेंट 30 है, प्रोडक्ट ये जो बी है 70 है, लेकिन ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। आप कहेंगे सर ये अजीब बात है, एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहे हैं तो फिर कांस्टेंट कैसे? तो सुनिए फॉर एग्जांपल बच्चों अगर दो रिएक्टेंट इधर आ जाते हैं भाग के प्रोडक्ट में तो इसका मतलब है ये दो कम हो गए, 30 थे 28 रह गए, ये 72 हो गए। जो ही दो रिएक्टेंट इधर आए प्रोडक्ट में फौरन दो प्रोडक्ट भाग के रिएक्टेंट में चले गए, तो ये कांस्टेंट हुई है कि नहीं हुई? दोबारा उसकी 30 हो गई, इसकी 70 हो गई। ठीक है बच्चों, और ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना रिवर्सिबल रिएक्शन में, इट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि चीज चल रही होती है और हमें ऐसा लगता है कि चीज रुक चुकी है। हमारी अर्थ की एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया है जमीन को कि अपनी जो है ना ये वेलोसिटी जीरो कर ले दी, ठीक, इसका सॉरी एक्सेलरेशन जो है जीरो हो जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होती है। इट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ताकि अल्लाह के बंदे डिस्टर्ब ना हो। अल्लाह ने भी ये कायनात स्टेबल बनाई है, तो फिर हम कौन होते हैं इसको अनस्टेबल करने वाले? जब भी हम सिस्टम को अनस्टेबल करेंगे तो वो स्टेबिलिटी इख्तियार करेगा। अब देखो बच्चों, अब मैंने रिएक्टेंट 70 कर दिए, प्रोडक्ट 30 कर दिए, देखो इक्वल नहीं हुई, कांस्टेंट है। अच्छा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसके 70 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं? 30। अगर ये तीन रिएक्टेंट इधर आते हैं तो ये 67 बन गया, ये 33, लेकिन फौरन तीन प्रोडक्ट भाग के वापस चले जाएंगे। वंस अगेन कांस्टेंट। मैंने कहा था इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कांस्टेंट तो जरूर है। जहां इक्वल नहीं है कांस्टेंट, यहां इक्वल नहीं है कांस्टेंट, यहां चेक करें इक्वल भी है और कांस्टेंट भी है। ये 50-50 है, 50 रिएक्टेंट है 50 प्रोडक्ट है, तो अब देखो ये इक्वल हो चुकी है। अगर दो रिएक्टेंट या चार रिएक्टेंट इधर से प्रोडक्ट में आते हैं, फौरन चार प्रोडक्ट बाकी इधर चले जाएंगे, तो फिर कांस्टेंट हो गई। लो भी बच्चों, अब इन बातों को ग्राफिक फॉर्म में हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। आपकी बुक में जस्ट एक ग्राफ है ये वाला, बट मैं 3 ग्राफ के जरिए बात करूंगा और 3 एमसीक्यू निकालूंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीटेस्ट के बच्चों एमसीक्यूज है। सुनिए फिर बच्चों, ये देखो मैंने टाइम लिखा है, ये कंसंट्रेशन है जी, इधर आए टाइम बढ़ता है,
इधर चले कंसंट्रेशन बढ़ती है, टाइम कंसंट्रेशन, टाइम कंसंट्रेशन। अरे भाई शुरू में तो प्रोडक्ट बनते ही नहीं है, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं N2 और H2। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, और जब प्रोडक्ट बन जाएंगे फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या आएंगे बच्चों, वापस आएंगे। प्रोडक्ट बनने के बाद धीरे धीरे प्रोडक्ट किधर आएंगे, वापस आएंगे। तो चेक कीजिए बच्चों, यहाँ था टाइम 0, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, t0 है, यहाँ पर भी t0 है, यहाँ पर भी t0 है। जब टाइम 0 था इसका मतलब है रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। ये देखो ये रिएक्टेंट, देखो ये ऊपर से नीचे आएंगे। जब टाइम 0 था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों, मैक्सिमम थी। अच्छा प्रोडक्ट तो बने ही नहीं, इनकी कंसंट्रेशन 0 थी। अब धीरे धीरे रिएक्शन शुरू हो चुका है, तो क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो गए। इसका मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। ये देखिए ये नीचे आ रहा है। अच्छा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, अमोनिया ज्यादा बन रही है, तो इसीलिए ये देखो प्रोडक्ट वाली लाइन ऊपर जा रही है। चूंकि मैंने जहां रिएक्टेंट ए लिखा है प्रोडक्ट बी लिखा है। शुरू में क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसलिए ये देखो यहां से मैंने ये रिएक्टेंट, ये पॉइंट है रिएक्टेंट का, ठीक है। कंसंट्रेशन इधर से इधर बढ़ जो रही है, और शुरू में तो प्रोडक्ट थे ही नहीं, उनकी कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों, 0 थी, इसलिए ये देखो 0। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, नीचे आ रहे हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। यहां आप गौर से सुनिए बच्चों, जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ना, इसका मतलब है बच्चों इक्विलिब्रियम शुरू हो चुका है, ठीक है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बच्चों, इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, शुरू हो चुका है। जब इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। लो बच्चों ये ग्राफ है, ये इक्विलिब्रियम सीधी लाइन का मतलब इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे देखें, रिएक्टेंट ए नीचे है, प्रोडक्ट बी ऊपर है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, यस। अच्छा केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, यस। और केसी कब लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है। तो अब इस ग्राफ को जरा देखें जी, इसके लिए मैंने केसी लिखी है, केसी इक्विलिब्रियम पे लिखी जाती है। यहां ए की कंसंट्रेशन कम है, कम ही तो है, और ए और केसी का इनवर्स रिलेशन है। अगर ए की कंसंट्रेशन कम है, ए और केसी का इनवर्स रिलेशन है, तो फिर केसी लार्ज हो जाएगी, यस ऐसे ही है। केसी क्या हो जाएगी, लार्ज नहीं हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन नहीं। ए कम है इक्विलिब्रियम पे, ए और केसी के इनवर्स रिलेशन है, जहां से देखिए ए की कंसंट्रेशन कम होगी, केसी क्या हो जाएगा, लार्ज। तो चेक कर लिए इस ग्राफ में अल्फा ऑप्शन क्या है, केसी वेरी लार्ज। दूसरा क्या बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, नीचे जो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो देखिए जी बीटा ऑप्शन में मैंने ये कंसंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी है, स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। आगे हम जाके बात करेंगे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में। तो यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है इस ग्राफ में, प्रोडक्ट की ज्यादा है, यस ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कम है तो चले मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट 30% है, प्रोडक्ट क्या है बच्चों 70% है, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो इस ग्राफ से एमसीक्यू तो बना, क्या एमसीक्यू बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गिवन ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया गया है बच्चों, इस ग्राफ के मुतालिक ये एमसीक्यू मैंने दिया है, कौन सी बात ठीक है, सारी बातें ठीक है। तो एक बात तो ये तय हो गई कि जब इक्विलिब्रियम आता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कम हो सकती है। देख लो 30-70 नहीं लिखा मैंने, और वही मैंने ग्राफ बना दिया यहाँ पर। एक बात, दूसरा ग्राफ देखिए बच्चों, फिर देखो जी रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट धीरे धीरे ज्यादा हो रहे हैं। और जब ये लाइन आएगी ये वाली बच्चों, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, इक्विलिब्रियम आ चुका है जी, ऐसा है या नहीं। तो अब देखो जी ये इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों इक्विलिब्रियम में आप देखें रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे, जहां रिएक्टेंट नीचे थे प्रोडक्ट ऊपर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर अभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
ज्यादा है, जहां इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम थी, इसलिए Kc वेरी लार्ज हो गया। इस ग्राफ में क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर A की ज्यादा है तो Kc वेरी स्मॉल नहीं हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन चल रहा है। यस, Kc वेरी स्मॉल। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैंने लिखा है R की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अब मैंने चेंज कर दिया है, reactant 70%, product 30%, delta all of these which are the following is correct about the given graph, delta all of these। अब देखो जी, अभी तक हमने क्या सीखा, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम भी हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर तो एक ही लाइन है बच्चों, यहां पर क्या है, जब इक्विलिब्रियम शुरू हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो चुकी है, कांस्टेंट तो सभी में चल रही है, अब इक्वल 50-50। अच्छा, जब इक्वल हो जाएगी तो बच्चों यहां पर भी मैं 50 लिखूं, प्रोडक्ट की जगह भी 50, रिएक्टेंट की जगह भी 50 लिखूं तो कैंसिल, Kc 1 नहीं आ जाता है। यस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो चुकी है। यस, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर बीटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। यस चार्ली, रिएक्टेंट 50%, रिएक्टेंट 50% और प्रोडक्ट भी 50%, डेल्टा और ऑफ दीस। ये बच्चों बड़ी अहम बातें थी जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। आइए बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन की बात, बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने एक्सप्लेन की हैं। अब कुछ और बातें, लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं, ये तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, सिंपल है जी। लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है जी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट किधर आ रहे हैं बच्चों, वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं जी, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है जी। यहाँ कुछ कोएफिशिएंट भी मैंने शो कर दिए, ए बी सी, ये कोएफिशिएंट है और ये क्या है बच्चों, डी। अब आपने मैट्रिक में पढ़ा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले इसको चले मैं खत्म कर देता हूँ, ये देखो जी, इसको मैंने बिठा दिया है, ये देखो रब कर दिया है। मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है जी, ठीक है जी। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कह रहा हूं मैं, ये देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन का निशान बना देता हूं। अब जरा देखिए जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the product, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन वाला यूज कर रहा हूं, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी बताता हूं एक्टिव मास किसे कहते हैं, इसमें भी बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है जी। और अगर बच्चों कुछ कोएफिशिएंट होंगे तो हम यहाँ पे वो नहीं लिख देंगे, ए यहाँ पर कोएफिशिएंट लिख दिए ए, और ये क्या है बच्चों, मैंने बी लिख दिया, कोएफिशिएंट लिख दिया है जी, ठीक है जी। तो अब ये देखो बच्चों, ये प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, और के एफ किसे कहते हैं, रेट कांस्टेंट, याद रख लेना, के एफ स्मॉलर के लिखा है, इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। आप पढ़ेंगे इसको जाके केमिकल किनेटिक्स में बच्चों, आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट चेक करें जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, थोड़ा सा बंद कर दिया आवाज आ रही है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है तो अब प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट मैं कौन सा बोलूंगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन वाला। कौन सा पहला प्रोडक्ट बोलूंगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि सी एंड डी बजाकर खुद भी प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, किसकी, ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट raised to the power of their coefficient. Rate of reverse reaction is directly proportional to the product of molar concentration of the product raised to the power of their coefficient. तो इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बच्चों आप खत्म करें, जब आप इसको खत्म करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को,
तो आप कोई कांस्टेंट तो लगाएंगे जी, इस पर सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप खत्म करेंगे कोई आप कांस्टेंट लगाएंगे जी। तो ये क्या है, के आर कांस्टेंट, ठीक है जी, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, तो ये के आर मैंने लिख दिया है। अब जब इक्विलिब्रियम आता है बच्चों, आपको पता है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जब मैं फॉरवर्ड और रिवर्स को बराबर करूंगा, आर एफ की जगह बच्चों मैं ये लिख दूंगा जी, आर रेट ऑफ रिवर्स की जगह मैं ये लिख दूंगा, ऐसे ही है। तो फिर क्या होगा बच्चों, हमारे पास के एफ के नीचे क्या आ जाएगा, के आर आ जाएगा, के एफ के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, के आर आ जाएगा, और प्रोडक्ट के नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास केसी की वैल्यू है, ठीक है, केसी इक्विलिब्रियम पे लिखी जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक बात यूज की है बच्चों, एक्टिव मैस, वो सुन ले, एक्टिव मैस किसे कहते हैं जी। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ बीकर में पानी लिया है और यहाँ मैंने अर्थ पे यूं करके पानी फेंक दिया है। सूरज की रोशनी इस पे ज्यादा इसलिए कि मॉलिक्यूल ज्यादा है जी, फैले हुए हैं जी, ऐसे ही है। तो ये मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में चेंज हो जाएंगे, क्यों, सतह पे ज्यादा है। और ये जो मैंने बीकर में वाटर लिया है, इसके मॉलिक्यूल सतह पे कम है, नीचे ज्यादा है, हमें नीचे वाले मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब इसके ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे, हम कहेंगे इसकी एक्टिव मैस ज्यादा है, इसकी एक्टिव मैस क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। अब सुनिए बच्चों, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाते हैं ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को तसादम करना पड़ता है, टकराते हैं, कोलिजन करना पड़ता है। इनके तसादम के नतीजे में क्या होता है जी, जब कोलिजन होता है, आप कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे आगे जाके, जब कोलिजन होता है तो एनर्जी में वेरिएशन आती है, ठीक है जी। तो ऐसे रिएक्टेंट जिनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान बच्चों की एनर्जी बैरियर होता है, तो जो रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कोलिजन करना पड़ता है, लेकिन हर कोलिजन के नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होते, फ्रूटफुल कोलिजन के नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ये ज़हन में रख लें। ये फ्रूटफुल कोलिजन क्या है, फॉर एग्जांपल एंटी-10 में बच्चे, आप एक कॉलेज के 100 बच्चे अपेयर होते हैं, उन 100 ने मेहनत तो की होगी, लेकिन उनमें से फॉर एग्जांपल 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेरिट बन जाता है, रिजल्ट तो सभी का आया है, इसका मतलब है जिनका मेरिट बना उनका फ्रूटफुल कोलिजन है, और जिनका मेरिट नहीं बना उन्होंने किताबों से तसादम तो किया है लेकिन रिजल्ट आया है, बट फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं, फ्रूटफुल कोलिजन नहीं है। तो फ्रूटफुल कोलिजन के नतीजे में बच्चों एनर्जी इतनी होती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी होती है कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है जी, उनकी मैस एक्टिव हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट में आ जाते हैं। लो भी बच्चों, ये केसी जो है इसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, ठीक है जी। अब बिल्कुल आसान हो गया लेक्चर, मुश्किल बातें हमने कर ली है जी। केसी क्या है, रेशो है बच्चों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, बिल्कुल ठीक है। केसी को आप के एफ और के आर भी लिख सकते हैं, अभी आपको मैंने समझाया है, ये रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। यस सर, इस इक्वेशन के मुताबिक सी एंड डी ऊपर लिखे हैं, ए एंड बी नीचे लिखे हैं, यस। अब इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख रहा हूं, ये जो बड़ा सी है इसको मैं मोलर कंसंट्रेशन कह रहा हूं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, मोलर कंसंट्रेशन को। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट की जगह बड़ा सी, ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह सी, और ये स्मॉलर सी, ये सी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सी, फिर ये कंसंट्रेशन सी, और ये नीचे डी, प्रोडक्ट डी, फिर ये कंसंट्रेशन सी, नीचे ए, रिएक्टेंट ए, फिर ये कंसंट्रेशन सी, नीचे क्या है जी, बी, रिएक्टेंट बी। अब फिर देखो बच्चों, अगर कुछ कोएफिशिएंट आ जाए इस इक्वेशन में तो फिर क्या, अभी ये सेम इक्वेशन मैंने ये लिख दी है, ये वाली, बिल्कुल ठीक है। अब कंसंट्रेशन फॉर्म में अब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सी लिख दिया मैंने। ये जो बड़ा सा सी है ये कंसंट्रेशन, इसके नीचे फिर एक बड़ा सी है जी, ये प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन, और ऊपर स्मॉलर सी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सी की एक्टिव मैस, स्मॉलर सी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट सी की एक्टिव मैस, प्रोडक्ट सी की एक्टिव मैस। तो ये बच्चों अब देखिए जी, तो ये सेम चीज मैंने उठा के यहां पे लिख दी है। अब कंसंट्रेशन फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने सी लिख दिया है, बड़ा सी,
और नीचे ये बड़ा सी का मतलब क्या है, ये तो सी फॉर कंसंट्रेशन, ये बड़ा सी, और ये भी छोटा सा, ये भी बड़ा सी है लेकिन इसके निस्बत ये सी छोटा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट सी, और ये ऊपर इसकी एक्टिव मास यानी कि जो रिएक्टेंट में चेंज हो रही है, फिर ये सी है कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट डी की कंसंट्रेशन, और ये इसकी एक्टिव मास है जी, ठीक है जी, एक्टिविटी इसे कहते हैं जी।